नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है परमाणु शक्ति। आजकल अपराध शहर में एक नया चेहरा लेकर मौजूद है। स्वामी चंद्रकाल के आश्रम पर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए जुटी हुई थी स्वामी जी के अनंत भक्तों की भीड़। स्वामी चंद्रकाल जिंदाबाद, जय भैरव। वहाँ मौजूद प्रत्येक आदमी किसी न किसी रोग का समस्या से ग्रस्त था। मेरा बेटा पिछले 15 दिनों से कोमा में है स्वामी जी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसलिए मैं इसे आपकी शरण में लाई हूँ। भैरव बाबा सब ठीक करेंगे। पुत्री, ये पुड़िया इसे दिन में 3 बार 3 दिन तक पानी में घोल कर पिलाना। तेरे बेटे का रोग अवश्य दूर हो जाएगा। बोल जय भैरव। जय भैरव। मुझे अटूट विश्वास है कि अब ये बकाई अच्छा हो जाएगा। मेरा भी उद्धार करें स्वामी जी। जो भी काम करता हूँ उसी में नुकसान हो जाता है। जय भैरव। तो जा, तेरे कार्य शीघ्र पूरे हो जाएंगे। बोल जय भैरव। जय भैरव। दिनेश पाठक को सामने देखते ही चंद्रकाल की आंखों में हीरे सी चमक आ गई। स्वामी जी जिंदाबाद, स्वामी जी जिंदाबाद। अब हम विश्राम करेंगे। भक्तजनों के प्रस्थान करते ही, आओ दिनेश पाठक, डिफेंस एनक्लेव में जुए का अड्डा कैसा चल रहा है? आपकी कृपा है स्वामी। दुबई से 7 करोड़ की सोने की डील के बाद डिलीवरी का कोई रास्ता निकाला या नहीं? जी स्वामी जी, रास्ता ढूंढ लिया गया है। तो फिर इस समय कैसे आना हुआ? प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7 में विश्व के सर्वाधिक चर्चित हीरो की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिनके उत्पादन का श्रेय भारत को है। जैसे गोलकुंड की खानों से निकाला 161 कैरेट का हीरा कोहिनूर, 778 कैरेट का ग्रेट मुगल। इन हीरों का अब चूंकि कोई अता पता नहीं है, इसलिए इनकी सिर्फ डमी ही रखी गई है। इन सेवई का प्रदर्शन वहाँ पर लगेगा। ये सब हीरे भी प्रदर्शनी किए जा रहे हैं। तुम क्या करना चाहते हो? ये हीरे 5 बड़े देशों का भ्रमण करते हुए भारत पहुँचेंगे और हर देश में इन्हें लूटने की एक कोशिश जरूर हुई है, और जिन्होंने ये कोशिश की उनकी तस्वीर पर फूलों के हाथ चढ़ गए। हिंदुस्तान में इन हीरों को लूटने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे इन कोशिश से नाकामयाबी की स्टेटस यानी मौत की मोहर लगे। तुम्हारी कोशिश पर नाकामयाबी की स्टैंप नहीं लगने देंगे दिनेश पाठक। मैं जानता था कि यह काम आप ही कर सकते हैं। ये हीरे हम ही चुराएंगे। आज रात की प्रतीक्षा करो। रात होने की प्रतीक्षा ममता पाठक उस प्रेलंका को भी करनी थी। वो तो आज रात प्रगति मैदान से हीरों की चोरी की जाने वाली है, और रात होने की प्रतीक्षा करनी थी इंस्पेक्टर विनय को भी। हेलो इंस्पेक्टर विनय, मैं ममता बोल रही हूँ। उधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर इंस्पेक्टर विनय की खोपड़ी में अनार से छूटने लगे थे। प्रगति मैदान जैसी अति विशिष्ट जगह पर यूं तो कोई भी गैरकानूनी प्रवेश नामुमकिन है, लेकिन कोई ये ठानकर ही आए कि उसे अंदर जाना ही है, फिर उसे रोक पाना असंभव है। चोर को भी अंदर आने से कोई नहीं रोक पाया था। प्रगति मैदान के भीतर तो मैं आ गया, मगर मेरी मंजिल वो हॉल है नंबर 7, जहाँ 2 स्टेनगन धारी गार्ड्स खड़े हैं। पर मुझे उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन दोनों के सामने मैं खुद नहीं बल्कि जाएगी मेरी परछाई, जिसे मैं अपने मस्तिष्क की शक्ति से नियंत्रण कर रहा हूँ। और ज़मीन पर रेंगकर परछाई जाती भला उन दोनों मुस्तैद खड़े गार्ड्स में से किसे नजर आएगी? अब परछाई का रास्ता ग्लास डोर या ग्रिल कैसे रोक पाएंगे? अंदर जाकर परछाई खड़ी हो जाएगी। परछाई का भला बिजली कि ये तारें क्या बिगाड़ लेंगी? परछाई तो चीर कर निकल जाएगी न। फिर सभी बेशकीमती हीरो को मुट्ठी में दबोच कर परछाई इस प्रकार अंदर गई थी उसी प्रकार निर्वाचित होकर बाहर आ जाएगी, यानी सफलता। हा हा हा। मगर ये क्या, मेरी सफलता में व्यवधान डालने ये परमाणु बीच में कहाँ से आ गया? ना सिर्फ आ गया बल्कि उसने तो शायद परछाई द्वारा हीरे चुराए जाने की गड़बड़ को भी पकड़ लिया है। मैं चाहूँ तो परछाई इसके हाथ नहीं लगे, लेकिन फिर परछाई तक कैसे पहुँचेगा? अगर पहुँचेगी भी तो उसके पीछे पीछे पहुँचेगा परमाणु भी, और अगर
नहीं पहुंचेगी तो हीरे हाथ से जाएंगे। यानी मेरी परछाई को परमाणु को पीट पीट कर धराशायी करना ही होगा। तेजी के साथ छोर की परछाई का घूंसा घूमकर परमाणु के चेहरे से टकराया। धड़ाक! उफ! परमाणु जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि हंटर की तरह हवा में ससराकर परछाई पर झपटा। ममता का मैसेज प्राप्त करने के बाद से ही मैं यहाँ हीरों की चोरी का इंतजार कर रहा था। मगर हैरानी है कि बिना किसी सोच शराबे के हीरे चुरा कैसे लाया, जो इसकी मुट्ठी में छिपे हैं, जिसकी हल्की चमक देखकर ही मैंने इसका रास्ता रोका है। और अरे! मेरा घूंसा और लात इसके शरीर के आर पार हो गया। यानी ये सिर्फ एक परछाई है। इधर वह नज़ारा देख रहा था छोर। तो उस परछाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा परमाणु। ले देख उसकी बुल पावर। ओ, अगर ये परछाई है तो फिर मुझे पर प्रहार कैसे कर पा रही है? मेरे जैसे शत्रुओं से परमाणु का पाला कभी नहीं पड़ा होगा, जो बिना उसके सामने पड़े उसकी पसलियां तोड़ सकता है। धड़ाम! उसकी गर्दन चटका सकता है। उफ! इसकी खोपड़ी तोड़कर इसे बेहोश कर सकता है और बिना किसी हंगामे के हीरे लेकर आ सकता है। ओह, ये वही हीरे हैं। वेरी गुड। जय भैरव। जबकि इधर परमाणु चक्राया सा उठ खड़ा हुआ था। कहाँ गई वह परछाई? छोर की उस कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। हीरे सचमुच लाजवाब हैं दिनेश पाठक। इसका यहाँ होना आपके लाजवाब होने का सबूत है। हाँ, मगर तुम्हारा यह होना जबरदस्त लापरवाही का सबूत है। क्या मतलब स्वामी जी? उधर देखो, कच्छ के बाहर उस खिड़की के पीछे छिपी कोई लड़की धड़ल्ले से हमारी तस्वीर उतार रही है। ओह! दिनेश की निगाहें फौरन उस ओर उठती चली गईं। दांत भींचकर बड़बड़ा उठा हुआ। यह तो ममता है, वो फोटोग्राफर लड़की। अब मेरे हाथों से नहीं बचेगी स्वामी जी। तुम रहने दो, यह काम मैं खुद करता हूँ। लड़की वापस मुड़ चुकी थी। छोर, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, वो बचकर नहीं जानी चाहिए। अपनी ओर कदम बढ़ा चुके उस भयानक खतरे से अभी तक भी अनजान थी ममता पाठक। हेलो इंस्पेक्टर विनय, मैं ममता बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम हीरे चोरी होने से नहीं बचा पाए हो और उस वक्त उससे परेशानी में हो, लेकिन अगर हीरे जब्त करना चाहते हो तो फौरन इस पते पर रेड मारो। ममता ने फिर उसे पता बताते चली गई। ओ, शायद इस तरफ कोई आ रहा है। मैं संबंध विच्छेद कर रही हूँ। खतरे का सही समय पर सही अनुमान लगाया था उसने। सुनसान गलियों में कई भागते कदमों का स्वर गूंज उठा और इधर गूंज उठी टायरों की चित्कारें। जीप रुकने से पहले ही पुलिस के आदमी उसमें से कूदकर आश्रम में प्रवेश कर गए और उन सब का नेतृत्व कर रहा था इंस्पेक्टर विनय। स्वामी जी, पुलिस हमें रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। इतनी जल्दी हीरों को छिपाना संभव नहीं। ये उसी लड़की के कारण हुआ है। मगर तुम घबराओ मत। तुम अभी हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो। अरे, हीरे गायब हो गए। यही वो क्षण था जबकि इंस्पेक्टर विनय दल बल के साथ वहाँ धमका। मुझे आश्रम की तलाशी लेनी है। बड़े शौक से लो, यह ईश्वर और उसकी अनंत भक्ति ही मिलेगी। आश्रम के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। ममता की दी गई झूठी खबर नहीं हो सकती, मगर हीरे तो यहाँ नहीं मिले। इतनी जल्दी हीरे कहाँ गए, यह सिर्फ ममता ही बता सकती है। मगर ममता है कहाँ? क्यों इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला? एक न एक दिन मिल जाएगा, और जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तुम सब बहुत पछताओगे। आओ, जाओ जाओ। आपने तो कमाल ही कर दिया स्वामी जी। आखिर हीरे कहाँ गए? उधर। मगर ये ऐसा कोई दृष्ट भ्रम नहीं था। छोर एक मजबूत चट्टान बनकर ममता का रास्ता रोक चुका था। जासूसी करती है, जासूस बनने का शौक है क्यों? छोर शैतान। खुखार हो गया था तब छोर का चेहरा। इधर स्वामी जी, कहीं भी नहीं गए, वहीं तो पड़े हैं। हमने तो केवल दृष्टि भ्रम पैदा किया था। फुर्ती के साथ उठी ममता की किक, जिसकी मंजिल थी छोर का बदसूरत चेहरा, जिसे और बदसूरत बनाने में उसकी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किक इतनी शक्तिशाली थी कि छोर के मुंह से चीख छूटी और हाथ से ममता की कलाई। ममता मछली की तरह फिसल कर भाग निकली।
मुझसे भागकर कहाँ जाओगी? अब तुझे रोकेगी मेरी परछाई। आह! और वो चीख नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी उस मासूम औरत के ज़हन में बम की तरह बजी। वो चीख जिसने उसके पूरे वजूद को बिजली की करंट की तरह हिला दिया, थर्रा दिया, झंझना दिया। उफ! कोई स्त्री उस जगह पर मुसीबत में है, मगर मैं शक्ति नहीं बन पा रही, क्योंकि शक्ति बनने के लिए मुझे एकांत चाहिए। एकांत जो मुझे मिल सकता है वेटिंग रूम में के टॉयलेट में, जो उसके प्रवेश के साथ ही एक झटके के साथ बंद हो गया। अब क्लिक। नारी पर हो रहे उस अत्याचार को रोकने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। जबकि छोर की परछाई उस ठोकर से दोहरी हो गई थी ममता। अगर प्रियंका बन पाती तो अभी इसे छठी का दूध याद करा देती, लेकिन इसे पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा। पर आखिर ये बला क्या है? मेरी किक इसके आर पार हो गई है। किक ना सिर्फ आर पार हो गई थी, बल्कि परछाई ने उसको टांगे पकड़कर उन्हीं बुरी तरह से उमेठ ही में दे दिया। उफ! ममता का सिर पूरी तेजी के साथ सड़क से टकराया। तड़पकर ममता सड़क से अलग हो गई। ममता का सिर पूरी तेजी के साथ सड़क से टकराया। तड़पकर ममता सड़क से ला लगी। और ठीक उसी पल रोशनी की एक तीव्र झमाके ने वहाँ मौजूद आंखों को चकाचौंध कर दिया। ओह! ये क्या इतना तेज प्रकाश, जैसे कोई तारा टूटकर गिरा हो। तारा टूटकर नहीं गिरा था, बल्कि मुसीबत टूटकर नीचे गिरी थी। शैतान छोर की परछाई पर सड़क। बेहोश होती ममता क्या जानती थी कि अब मैं इंसाफ की इस चाबुक बनकर तुम्हारा जिस्म छील डालूंगी। तुम्हारे हाथ एक स्त्री पर अत्याचार के लिए उठे हैं। छोर भी उस अलौकिक प्रकाश से पैदा हुई शक्ति को देखकर स्तंभ रह गया। आकाश से प्रकाश पुंज सा गिरा और औरत बनकर मेरी परछाई पर टूट पड़ा। नहीं नहीं, मैंने जरूर कोई सपना देखा है और अब मेरी परछाई इसे ख़त्म कर देगी। या फिर ये औरत भी मेरी तरह चमत्कारी शक्ति की स्वामिनी है। इसने मुझे पर प्रहार किया है तो मुझे भी पूरी शक्ति के साथ लगा, जबकि मैंने इस पर प्रहार किया तो वो परछाई की तरह इसके आर पार हो गई। क्या यह परछाई है? अगर ये परछाई है तो फिर मेरे पास भी इसे ख़त्म करने का तरीका है। यही वो पल था जबकि इंस्पेक्टर विनय की जीभ वहाँ आ पहुँचकर रुकी। ओह! ये क्या? वो लड़की एकाएक इतने तीव्र प्रकाश में कैसे बदल गई? ओह! यह तो वही परछाई है। इंस्पेक्टर विनय को देखते ही छोर के होठ पर भयानक मुस्कान आ गई। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मौत का इंतजाम कर रहा हूँ ताकि तुम उसे लड़ाई में कोई विघ्न न डालो। छोर की परछाई ने इंस्पेक्टर विनय के कुछ भी सोच या समझ पाने से पहले ही जीप को सड़क के साथ बने उस गड्ढे के हवाले कर दिया। जीप कई कलाबाजियाँ खाते चली गई और मुझे इसी वक्त परमाणु बनना होगा। इधर शक्ति इतनी तीव्र प्रकाश के फैलती चली गई कि परछाई को अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। रोशनी में पैदा होती ये परछाई, मगर जब यही रोशनी कई गुना बढ़ जाए तो वो उसकी मौत भी बन जाती है। ओह! परछाई वापस आ गई। इसने प्रकाश की विपरीत दिशा देखकर मेरी परछाई की दिशा भी परिवर्तित कर दी, यानी परछाई को परास्त कर दिया और अब वह लड़की को उठा रही है। तो क्या ये मेरी आंखों के सामने उसे ले जाएगी? नहीं, मैं उसे रोकूंगा। अरे ये क्या? ये तो जिस तरीके से प्रकट हुई थी उसी तरीके से चली भी गई। मुझे स्वामी जी को यह सब बताना होगा। इधर छोर वहाँ से गया, उधर परमाणु गड्ढे से बाहर निकला। अरे कहाँ गई ममता? कहाँ गई वह अद्भुत प्रकाशमय औरत? कहाँ गई वह परछाई? मुझे परमाणु बनने में 30 सेकंड लगे हैं। ममता की तलाश में परमाणु 90 डिग्री कोण पर सीधा आकाश की ओर उड़ता चला गया। इतनी जल्दी यहाँ सारे खेल कैसे ख़त्म हो गए? यहाँ से मैं आसपास की सभी सड़कों को देख सकता हूँ, मगर दूर दूर तक भी ममता कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। मुझे प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होगा। प्रोफेसर का जवाब सुनकर परमाणु स्तंभ रह गया। तुम परेशान क्यों हो रहे हो परमाणु? ममता तो अपने घर पर है।
मैंने अभी अभी एक और औरत को उसे बेहोश अवस्था में अंदर ले जाते देखा है। बेहोश ममता ने अपने घर तक के रास्ते की दूरी सिर्फ 30 सेकंड में कैसे पूरी कर ली, जिसे पूरा करने के लिए मुझे भी 50 सेकंड लग सकते हैं। यह रहस्य जानने के लिए मुझे इंस्पेक्टर विनय के रूम में ममता से फ़ौरन मिलना पड़ेगा, मगर पहले मुझे अपनी जीभ भी बाहर निकालनी पड़ेगी, जो कि उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इधर होश में आते ही ममता चीख कर उठी बैठी। मैं कहाँ पर हूँ? किसी का प्यार भरा स्पर्श मिलते ही ममता की निगाहें उसी की ओर घूम गईं। आप कहाँ चली गई थी? मुझे पता चला था कि मेरी मरी हुई बच्ची पैदा होने के गम में आप कहीं चली गई हैं। नहीं भाभी, आप? हाँ सीना, ये मेरे चंदा भाभी हैं। तुम्हारी चंदा भाभी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि इस गम को ना सह पाती। दरअसल मेरी बच्ची मृत पैदा नहीं हुई थी। क्या? मगर मुझे दिनेश भैया ने यही खबर दी थी कि आपकी बच्ची मृत पैदा हुई है और आप रातों रात ही हॉस्पिटल से गायब हो गई हैं। बिफरी हुई सी चीख पड़ी चंदा। नहीं ममता, नहीं, बच्ची मृत पैदा नहीं हुई थी। उस दिन से पहले भी कभी मुझे मृत बच्चियां पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर देकर, इंजेक्शन देकर मार डाला गया था। मेरी 3 बच्चियों की हत्याएं की गई हैं ममता। क्या? थर्रा उठी ममता। उफ, किसने दिखाई ये दरिंदगी? भाभी, मैं उसको मुंह नोच लूँगी। तुम्हारे भैया ने, उस डॉक्टर ने जो मेरा केस हैंडल कर रहा था। उसी वक्त अपनी मासूम बच्ची की हत्या देखकर थर्रा गई थी मैं। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मैं दिलाकर रहूँगी। सज़ा के नाम पर बिफर गया था दिनेश नाम का वो चंडाल, जिसका सीना अपनी बच्ची की हत्या कर जरा भी नहीं थर्राया था। सज़ा दिलाएगी मुझे तू? मुझे तड़ाक काट डालूँगा मैं तुझे, हरामखोर। ये क्या कर रहे हो? मेरा क्लिनिक में खून करोगे? क्लिनिक बंद करवाओगे? आगे मरो। शैतानियाँ और हैवानियतियाँ उस वार्ड में ठाके लगा रही थीं। थोड़ी देर पहले ही इसे बड़े ऑपरेशन के बाद बच्ची हुई है। इसे ख़त्म करने के लिए इसके घाव के टाँकों को खोलना ही काफ़ी हो रहेगा। अब मौत की काली घाटी मेरा मुकद्दर बनने जा रही थी। मेरे हत्यारे पति ने मुझे अपने हाथों से काली घाटी में धकेल दिया। वह सब सुनती ममता का रोम रोम सन्नाटे में डूब गया था। उफ, इतना जुल्म होने के बाद तो पत्थर का सीना भी फट जाता, जगत माँ भी रो पड़ती, मगर ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हुआ भाभी? चंदा की आंखों में उस वक्त केयर के भाव थे। आंखों में चलचित्र की तरह चलने लगा था उसका अतीत। उसके बस में होता तो वह ममता को चीख चीख कर बता देती कि पत्थर का सीना फट गया था। ममता जगत में आके आंसुओं ने तड़प कर वहाँ प्रकट हो गई थी। जगत माँ, उठो पुत्री। पुरुष को नारी से अधिक शक्तिशाली इसलिए बनाया गया ताकि वो नारी की रक्षा कर सकें, मगर वो भूल गया कि उसकी शक्ति का सारा नारी का वो हाथ दूध ही है जो उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। शक्ति के मद में चूर पुरुष का अहंकार चूर चूर करने के लिए तुझे बनना ही होगा शक्ति। इसके लिए मैं तुझे अपना रूप प्रदान करती हूँ। स्वाग चिन्ह की जगह तुझे देती हूँ शिव का तीसरा नेत्र। जा पुत्री, स्त्री के खो चुके आत्मविश्वास को जगा। दुनिया की प्रत्येक नारी से तेरा मानसिक संपर्क होगा। विश्व की सभी भाषाओं को तुझे ज्ञान होगा। मेरे सभी शस्त्र तेरे अधीन होंगे। तेरे हाथों से पैदा हुई दुनिया की 27 नारियों की आक्रोश की ऊष्मा, जो किसी भी धातु को स्पर्श करते ही पिघला कर तेरा मनचाहा रूप दे देगी। अब तो शीतल चांदनी बिखेरने वाली चांद नहीं, बल्कि पुरुष को अहम को जलाकर डालने वाली शक्ति है। शक्ति, हाँ, आज से यही है तेरा नाम होगा। और सचमुच तब प्रकाश की गति से 14,008 किलोमीटर दूर मुंबई से संकटग्रस्त सोनाली तक पहुंचकर मैं उसकी और उसके पति की रक्षा कर सकी थी। लेकिन यह सब मैं तुझे नहीं बता सकती। अपना शक्तिशाली रूप में किसी पर भी प्रकट नहीं कर सकती हूँ। इधर ममता समूचा जिस्म सूखे पत्ते सा कांप रहा था। भैया के अपराधी होने का तो मुझे पता था, मगर वो हत्यारे भी होंगे यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रो मत ममता,
रो मत, हमारे इन्हीं आंसुओं ने हमें कमज़ोर बना रखा है। पोंछ ले ये आंसू और मुझे बता कि तू अपने घर के दरवाजे पर बेहोश कैसे पड़ी थी। बेहोश? ओ, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ भैया। काले कारनामों के पता चलते ही मैंने उन्हें सबूतों के साथ पकड़ने का निश्चय किया। मैं छिपकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी और उस वक्त उन्हें उन हीरों के साथ देखकर तो मैं दंग ही रह गई। हीरों के साथ स्वामी और दिनेश पाठक की तस्वीरें अभी भी उतारी ही रही थी कि शायद उनको मेरी हरकत का भनक लग गई। उसके बाद मैं वहाँ नहीं रुकी। उस परछाई के हमले के बाद मैं बेहोश हो गई थी। होश आया तो आप मेरे सामने थी। अभी भी वह रहस्य विनय के सामने था। ममता वहाँ पहुँची कैसे? वह प्रकाश शक्ति कौन थी? अब वह रुकना उसे व्यर्थ ही लगा, जबकि ममता के चेहरे पर असमय के भाव थे। समझ में नहीं आता कि उस परछाई ने मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया। चंदा परेशान थी। ममता, मौजूद हालात में मुझे तुम्हारे घर से पनाह लेनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मेरा तुम्हारे सिवा अब इस दुनिया में कोई नहीं, अपना नहीं रहा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त करते हैं। जय हिंद। पर इसका पूरा हाल जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा परमाणु शक्ति का दूसरा भाग, पार्ट 2। क्या स्वामी चंद्रकाल और दिनेश पाठक को परमाणु पकड़ सका? क्या चंदा के अत्याचारों का बदला शक्ति ले सकी? उन हीरों का क्या हुआ जिन्हें परछाई ने चुराए थे? क्या चंदा का बदला पूरा हुआ? इन सभी जवाब देखने के लिए आप देखेंगे परमाणु शक्ति का दूसरा भाग, पार्ट 2। तब तक के लिए विदा दोस्तों। जय हिंद।